नमस्कार, मैं रमेश बिरादर, हिंदी प्राध्यापक सह प्राध्यापक, सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेज चिड़गुप्पा, गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न। आज का हमारा सेशन है 26वां सेशन। इस सेशन में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमने 25वें जो सेशन था वहाँ कहानी जो उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ अपराध कहानी का दूसरा भाग हम यहाँ पर देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि जो मैं खेलने जब जाता है तो उसे कोई नहीं खिलाता, तो उसका जो भाई है उससे 6 साल बड़ा, वह अपनी जिम्मेदारियों को अपने साथ में लेके, यानी अपने भाई की एक तरह से जिम्मेदारी निभाते हुए, और उसे प्यार भी करता है वो, और अपने पाले में वो खिलाता है। हर बार जब भी उसे कोई खिलाने नहीं आता है या उसके पाले में नहीं लेते हैं या जोड़ी नहीं बनाते हैं, तब भाई ही हारा तो मैं हारा, मगर फिर भी अपने भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह का विचार वहाँ रखते हुए वहाँ जो अपाहिज था, फिर भी वहाँ सभी खेलों में अव्वल नंबर पर रहता था, यानी प्रथम रहता था। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि एक दिन वे दोनों खेल खेलने जाते हैं, वो है खड़ब्बल का खेल। उस खड़ब्बल के खेल में वहाँ पहले तो जीतता नहीं, फिर बाद में जीतने लगता है। तो भाई का जो बड़ा भाई है वो खड़ब्बल खेलते हुए व्यस्त हो गया था, तो छोटा जो मैं है कथानायक, उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ अकेला पड़ जाता है। भाई खेल में व्यस्त है, वहाँ सबसे अच्छे से फुर्तीला खेल रहा है, तो उसके अंदर उत्तेजना दहक रहा है और वहाँ अपने भाई की तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखता। तो इससे और गुस्सा आता है उसके भाई को। तो वहाँ क्या करता है कि रोते हुए, यानी एक रुआना सा अपना चेहरा बनाकर उस खड़ब्बल को वहीं पर रहे एक पत्थर पर दे मारता है, यानी इस तरह से उसे पटकता है। पटकते ही वो पत्थर को लगकर वापस उसके सिर को आके लग जाता है। किसके सिर को? भाई के सिर को, जो मैं है, जो छोटा भाई, उसके सिर को लग जाता है। सिर पे लगते ही वहाँ खून निकलने लगता है, सिर से लगते ही वहाँ खून निकलने लगता है और उसका माथा फूट जाता है और वहाँ चीखता है, चिल्लाता है, और उस खून में उसकी पूरी जो कमीज, जो शर्ट है, वो पूरी भीग जाती है। सभी लोग उसके तरफ दौड़ते हैं और वहीं पर खेल बंद हो जाता है। और भाई आकर उसके माथे को अपने हथेली से दबाता है और उसे वहाँ क्या करते हैं, समझाने लगता है कुछ नहीं होगा। फिर भी भाई उसकी उपेक्षा करता है और उसके हाथ से छुड़ाकर घर को भागने लगता है। जब घर को भागता है तब बड़ा भाई भी उसका पीछा करता है, फिर भी पोलियो के पांव उसे हरा नहीं सकते। दौड़ते हुए घर को जाता है। माँ देखकर एकदम डर जाती है और पिताजी हैरान हो जाते हैं। पिताजी की हैरानगी इस कदर होती है कि अपने बड़े बेटे पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और छोटे बेटे को वहाँ पाउडर लगाते हैं। वो पाउडर लगाते हुए ही पूछते हैं, तब छोटा बेटा कहता है कि भाई ने मुझे किससे मारा? खड़ब्बल से मुझे मारा, खड़ब्बल से मुझे मारा। यहाँ कहता है, इतने में ही जो पीछा कर रहा था भाई वहाँ घर को पहुँचता है। पहुँचने के बाद लंगड़ाते हुए पहुँचता है। तब पहुँचने के बाद वहाँ की हालत वहाँ देखता है तो उसको भी आशंका हो गई थी कि वो मुझे अभी मारेंगे। डरता है,
इसी तरह जो आशंका थी, उसी आशंका के तहत अपने पिताजी से वो बहुत मार खाता है और बार बार कहते रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाई को नहीं मारा। लेकिन पिताजी उसे सजा देते ही रहते, पीटे जाते। भाई जोर जोर से रोता है और बोलता है कि मैंने ये गलती नहीं की, फिर भी उसे सजा मिलती ही जाती है। और इसी दरमियान वहां उनकी आंखें उसके भाई की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें कहते हैं कि मुझे मारा जा रहा है तेरी इस झूठ से, और तू सच बोल। यह उनकी आंखें, भाई की आंखें, उनकी आंखों में आंखें डाल के जब देखते हैं तो वो वहाँ प्रश्न कर रहे हैं और उनके आंखों में करुणा और कातरता। जो बड़ा भाई है उसके आंखों में करुणा थी, कातरता थी। पिताजी से तो छूट के जा नहीं सकता था। तब उनकी करुणामयी और कातर आंखों को देखकर जो छोटा है मैं, उसका दिल भी पिघलता है और वहाँ सच बोलने के लिए विचार करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे डर सताता है कि अगर से मैं बात अभी का अभी पलट दूं तो पिताजी मुझे ही मारेंगे। यहाँ सोचकर वहाँ चुप हो जाता है। वहाँ घटना वहीं पर घटित हो जाती है। यह घटना जो घटी थी, यह घटना घटकर कई साल बीत गए। दोनों भाई अभी बड़े हो गए हैं। जो छोटा मैं था वो भी बड़ा हो गया है, मगर उसके दिल में आज भी उस घटना को याद करता है तो उसके दिल में, उसकी स्मृति में जब भी इस घटना की याद आती है तो वहाँ उसकी पूरी चेतना, यानी उसका हृदय, उसके अपने आप को वहाँ ग्लानि महसूस करता है। उसके अंदर बेचैनी चालू हो जाती है और उसे अपराध का बोध उसके दिल के अंदर उठती है। यहाँ जो अपराध जो बचपन में किया था, उस अपराध के प्रति अभी जो मैं है वहाँ क्षमा मांगना चाहता है। वहाँ अपराध के प्रति क्षमा मांगना चाहता है, मगर दैववश अपने माँ बाप को यानी अभी क्षमा मांगने के लिए उसके माँ बाप भी अभी इस दुनिया में नहीं है और अपने भाई को जाके बताना चाहता है और दंड सजा पाना चाहता है कि उस गलती के लिए, मगर उसके भाई को भी इस घटना की कोई याददाश्त नहीं, उसे भी कोई याद नहीं। तो यहाँ पर भाई क्षमा कर सकता था मगर भाई को याद नहीं है, और जो माता पिता को वह सच बोलकर अपनी जो हृदय में जो पीड़ा थी उसे कम कर सकता था, मगर बोलने के लिए माँ बाप भी अभी बचे नहीं हैं। तो इस तरह से वहाँ जो अपराध करता है उसका क्षमा कौन करे, उसका क्षमा कौन कर सकता है। यहाँ एक ऐसा अपराध हो गया कि जिसकी कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि वो उस समय लिया हुआ निर्णय था जो वो गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता। नियति को कभी बदला नहीं जा सकता। और देखा जाए तो वहाँ कोई ऐसी बड़ी अपराध भी नहीं है, मगर फिर भी इस अपराध का क्षमा नहीं है। यहाँ लेखक हमारे सामने इस कहानी के जरिए इस बात को रखते हैं। और हम जब बचपन में कई गलतियां हम लोग करते हैं, मगर उसका माफी हो या उसे दोहराना हो या माफी मांगना हो या उसके बारे में सोचना हो, हम नहीं करते। इस कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप सभी को अपनी बचपन याद आएगी। ऐसे छोटे छोटे गलतियां हम लोगों ने बहुत किए, मगर जो गलतियों का उन्होंने जिस तरह से जो अपने कहानी में उन्होंने बूता है या उसको संजोया है,
उसको हम नतमस्तक है। और इसी के साथ हमारा आज का दूसरा सत्र अपराध का यहीं पर कहानी खत्म हो जाता है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो अपराध एक बार हो जाता है वहां उसे बदला नहीं जा सकता, इसका हमें एहसास होता है। इसी के साथ मेरा ये सत्र समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए, जो आपने इसे बहुत ही प्यार से और संयम से इसे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं अपना यहाँ का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।